जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 3 ऐसी आईएएस की कहानियां सुनाने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपकी आईएएस बनने की आग और भड़क जाएगी। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे हालातों में कोई आईएएस आखिर कैसे बन सकता है, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने इस सपने को अपना पूरा किया। और आप भी कहीं ना कहीं किसी भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं और इन कहानियों को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी अपनाई तकनीकों को अगर खुद में ढाल लेते हैं तो आप भी अपनी हर समस्या को पार करके अपने सपने आईएएस को ज़रूर अचीव करिए। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, जय हिंद का कमेंट करें और पूरी कहानियों को आखिरी तक ध्यान से सुनें। तो पहली कहानी दोस्तों हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ठान ले और पूरी लगन से प्रयास करे तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। जिस शख्सियत के बारे में आज हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उनको कभी समाज ताने दिया करता था, लेकिन उन्होंने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की और अपनी मंजिल हासिल कर वो कभी रुकी नहीं। महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी अन्नू कुमारी जी की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली अन्नू जी कुल 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। अन्नू जी के पिता एक अस्पताल के एचआर डिपार्टमेंट में थे। घर की आमदनी कुछ खास नहीं थी और आर्थिक तंगी एक विकराल समस्या शुरू से रही। अन्नू की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा में ही हुई। फिर स्कूल के बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से फिजिक्स में डिग्री ली। वो हर रोज़ सोनीपत से दिल्ली ट्रेन से अप डाउन करती थी। पहली बार अन्नू जी ने घर के बाहर कदम रखा तो नागपुर के लिए, जहाँ से उन्होंने एमबीए किया। एमबीए के बाद अन्नू जी की कैंपस प्लेसमेंट से एक बैंक में मुंबई में जॉब लग गई और उन्होंने 2 साल तक वहाँ नौकरी की। 2012 में वे मुंबई से गुरुग्राम आ गई, जहाँ उनकी शादी हो गई। यहाँ तक अन्नू जी की ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। इस बीच एक दिन अन्नू जी के छोटे भाई ने उन्हें यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। हालांकि इस संबंध में कोई फैसला लेना अन्नू जी के लिए इतना आसान नहीं था। अन्नू जी अपने एक बेटे के साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। ऐसे में इस परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं थी। शुरुआत में अन्नू जी ने अपने ससुराल में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन अन्नू जी के लिए ससुराल में तैयारी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त अपने बेटे की देखभाल में गुजर जाता था। लेकिन इस बीच अन्नू जी ने परीक्षा की गंभीरता को समझते हुए एक कठिन फैसला लिया। वो अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर अपनी मौसी के घर चली आई। यहाँ आकर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन बेटे को छोड़कर आने के बाद अन्नू जी जहाँ रहती थी वो माहौल थोड़ा ग्रामीण था। यहाँ लोग अन्नू जी को ताने देते थे और बच्चे को छोड़कर यहाँ चले आने की बात इन लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं थी। कई दिनों तक अन्नू जी अपने मासूम बच्चे को देख तक नहीं पाती थी। दोस्तों, उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। उस समय वीडियो कॉलिंग या ऐसी सुविधाएं अपने ज़्यादा पीक पर नहीं थी और मिलना जुलना भी उतना ज़्यादा होता नहीं था। तो अन्नू जी को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। अन्नू जी ने जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी तब उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन अन्नू जी ने 2017 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में इस परीक्षा को एक अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप डिसीजन लेने की बात समझ सकते हैं कि कभी कभी बड़ी सफलता के लिए आपको एक उचित डिसीजन उचित समय पर लेना पड़ता है। और अगली कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हम बताएं कि आप आईएएस कहां से बनना चाहते हैं, कौन सी जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगली कहानी है कर्नाटक के कोलार जिले के एक शिक्षक की बेटी नंदिनी केआर ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से की थी। 12वीं की पढ़ाई के लिए वो चिकमंगलूर जिले के मूदाबदरी आई और परीक्षा में 94.83% अंक प्राप्त किए। इसके बाद नंदिनी जी ने रमैया इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। पढ़ने लिखने में होनहार नंदिनी जी ने इंजीनियरिंग पूरी करने के तुरंत बाद कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी कर ली। इस विभाग में काम करने के दौरान नंदिनी जी को सरकार के कामकाज को ज़मीनी स्तर पर देखने का मौका मिला। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद एक साक्षात्कार में नंदिनी जी ने कहा था कि हमारा बुनियादी उसूल होना चाहिए कि हम जहां हों वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मैंने कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करती थी। उनका कहना था
कि सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, तैयारी अच्छी हो तो सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। दोस्तों, नंदिनी जी ने अपने पहले प्रयास में 642वीं रैंक हासिल की थी और दिसंबर 2015 में IRS सेवा ज्वाइन किया था। इसकी ट्रेनिंग के दौरान ही नंदिनी जी ने दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर तैयारी करने का निर्णय लिया था। PWD में 2 साल और IRS में 1 साल का अनुभव रखने वाली नंदिनी जी के IAS बनने का सफ़र भी बेहद दिलचस्प है। इंजीनियर होने के बावजूद नंदिनी जी ने कन्नड़ साहित्य को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। वो OBC कैटेगरी से आती है। बात साल 2017 की है। उस वक्त UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में कर्नाटक की नंदिनी जी ने टॉप किया था। नंदिनी जी के लिए ये कामयाबी इसलिए खास थी क्योंकि उन्होंने चौथी कोशिश में ये सफलता हासिल की थी। रिजल्ट घोषित किए जाने से पहले नंदिनी जी के दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो पहले भी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर चुकी थी, इसलिए इस बार वे कह रहे थे कि नंदिनी ही टॉप करेगी। उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि शायद उनकी बात सच हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही होता है। तो अगर आपको भी ताने पड़ते हैं तो घबराओ मत, क्या पता उनके ताने आपके लिए सच हो जाए। अगली कहानी और भी ज़बरदस्त है और आपके लिए अगर घर से तैयारी करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगी, सर्वोत्तम रहेगी। बस आखिरी तक ध्यान से सुनना। ये सिर्फ कठिन मेहनत से ही संभव है कि आप UPSC जैसी बड़ी परीक्षा को पास कर सकें। आज एक ऐसी होनहार शख्सियत की हम बात कर रहे हैं जिनकी कठिन लगन ने उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण राज साल 2014 के IIT कानपुर पास आउट है। IIT क्लियर करने के बावजूद अरुण राज ने कहीं नौकरी नहीं की, बल्कि उन्होंने UPSC की तैयारी करने पर फोकस किया। अरुण राज जी के बारे में आपको बता दें कि वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार थे। उन्होंने 10वीं में 94.8 और 12वीं में 91.6% अंकों के साथ परीक्षा को पास किया था। ग्रेजुएशन करते समय ही अरुण जी तय कर चुके थे कि उन्हें UPSC की परीक्षा को पास करना है। उन्होंने हमेशा से अपने दिमाग में ये बात रखी और ग्रेजुएशन के आखिरी साल से ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से UPSC की तैयारी शुरू कर दी। अरुण राज जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने UPSC परीक्षा के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी और खुद से ही परीक्षा की तैयारी की थी। उन्होंने UPSC की परीक्षा के दौरान NCERT टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस किया था। UPSC में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना था। अरुण राज जी उन कैंडिडेट्स में से नहीं थे जिनके पास IIT के साथ ही UPSC की तैयारी करने जैसी कोई मजबूरी या फिर कोई दबाव हो। ये उनकी खुद की चॉइस थी। अरुण जी ने खुद अपने लिए इस कठिन जीवन का चुनाव किया था और ये उनका खुद पर विश्वास ही था कि वे पहली बार में ही सफल हो गए थे। साल 2014 में उन्होंने IAS की परीक्षा में 34वां रैंक हासिल किया। एक साक्षात्कार में अरुण राज जी ने कहा था कि पढ़ाई के लिए बनाए गए शेड्यूल को लेकर रिजिड रहूं, पर चूंकि इंसानों को मूड स्विंग्स होते ही हैं तो ऐसे मौक़ों पर अगर दिल ना लगे तो पढ़ाई से ब्रेक लो। ज़बरदस्ती किताबें खोल कर ना बैठे रहो। कई बार स्टूडेंट्स 1-2 बार में सेलेक्ट नहीं होते। ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसी स्थिति से निकलने की हर हाल में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कौन सी कहानी से आपने क्या बात सीखी, कमेंट करके मुझे बताना। और आपके लिए आज का एक सवाल है कि UPSC में जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कितनी है? आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताएं। मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। जय हिंद।